आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रिहा होते ही ऐलान किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड का एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में खटकता रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 1 साल से अधिक समय के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को रिहा कर दिया है। फिलहाल पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही जम्मू कश्मीर के अहम नेताओं को केंद्र सरकार ने हिरासत में ले लिया था। इनमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी। रिहाई के बाद एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए महबूबा ने कहा कि 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है। उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की भी रही होगी। महबूबा ने केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कहा कि इस सरकार ने जो लोगों की बेइज्जती की है उसे जनता नहीं भूलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती आज जब आपको बता दें ये रिहा कर दी गई हैं, 1 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया है, आते के साथ ही जहर उगलना शुरू कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए जिसका डर था केंद्र सरकार को, महबूबा मुफ्ती ने छूटते ही वैसी बातें शुरू कर दी हैं। इसी वजह से जब 370 को हटाया गया था तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को ही नजरबंद किया गया था और उनकी अवधि जो है नजरबंदी की वो सबसे ज्यादा रही है। करीब 1 साल से ज्यादा का समय जो है वो नजरबंदी में उन्होंने बिताया है। और आज छूटते ही कल जिस तरह से जानकारी दी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, उसके बाद जब आज छोड़ा गया है तो छूटते ही उन्होंने अपना ऑडियो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया कि ये 370 को हटाना एक काला दिन दिवस है और जो उनको हमेशा याद रहेगा। और इसको हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने जनता का आह्वान किया है और कहा है कि इसको अब हटा के ही दम लेंगे। और किसी न किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती फिर से अपने जो बोल हैं वो बोल रही हैं। और अब यही लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बाहर आई हैं तो उनके जो बयानबाजी है वो फिर से केंद्र सरकार को अब कटघरे में खड़ा करने बिल्कुल की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है रविंद्र, जिस तरीके से बाहर आते ही इसी वजह से, क्योंकि वो इस तरीके की हरकतें ना की करें, इस वजह से उनको नजरबंद किया गया था। आते के साथ ही पहले तो उन्होंने अपनी राजनीति गरमाना शुरू कर दी लोगों के मन में, और उसके बाद जो बयान दिया है उससे लोगों के मन में ये पैठ बढ़ाने की कोशिश करनी कि देखो कितना गलत हुआ है तुम्हारे साथ, जबकि केंद्र सरकार अपने पूरे देश को साथ लेके चलना चाहती है, उनके हित के बारे में सोचती है। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, देखिए सत्ता का नशा जो है बहुत बुरा होता है। बिल्कुल और जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो हाथ पांव मारने के अलावा कुछ नहीं रहता। और बिल्कुल जब भी महबूबा मुफ्ती सत्ता में रही हैं तो वो पाकिस्तान समर्थक बयानबाजी जो है वो करती रही हैं। तो अब जब उनको फिर से रिहाबंदी उनकी हटी है तो फिर से वो उनके विवादित बोल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, भड़क रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती आने वाले दिनों में और ज्यादा अग्रेसिव होंगी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी। जी रविंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जब सत्ता हाथ से जाती है तो वो तिलमिलाहट देखी जा रही है महबूबा मुफ्ती के अंदर। जब सत्ता हाथ से जा रही है तो वो आते के साथ इस तरीके के बयानबाजी, ऐसा ना हो उनको दोबारा इस तरीके की जो वो बातें कह रही हैं दोबारा नजरबंद होना पड़ जाए अपने बयानों की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पूरी नजर रहेगी और खास करके जो यूटी सरकार जो एलजी है मनोज सिन्हा, उनका भी ध्यान जो है वो महबूबा मुफ्ती के ऊपर रहेगा। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से बयानबाजी करती हैं उसको लेकर वो चर्चा में रहती हैं। और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी चाइना की मदद से बिल्कुल 370 को जो है वापस लाने की बात कही है। तो ऐसे में जो कश्मीरी नेता हैं, खास करके राजनीति में रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रहेगा कि वो किस प्रकार से की बयानबाजी जो है वो करते हैं। तो उसको लेकर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला और एनसी के जितने बड़े नेता हैं उनके ऊपर नजर जो है वो बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई जो होना भी लाजमी होगा। जी बिल्कुल
बेहद दुखद है रविंद्र कि ये नेता, जो तमाम नेता, बड़े बड़े नेता हैं जहाँ आपके जम्मू कश्मीर के, ये नमक तो भारत का खाते हैं, लेकिन साथ ये बाकी ऐसे देशों का देते हैं जो भारत के हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं या भारत के खिलाफ खड़े रहते हैं। जी, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, मतलब 370 की जब 370 को यहाँ पे लाया गया और उससे पहले 1947 में पीओके जो है पाकिस्तान के पास चला गया, ये लोग तभी से ही राजनीति जो है वो करते आए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी फितरत बिल्कुल। में है और यही चीज सामने नजर आती रही है। ये अपनी बयानबाजी के चलते केंद्र सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की या किसी और पार्टी की केंद्र सरकार, केंद्र में सरकार रही हो, ये उसके खिलाफ बोलते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इलेक्शन का समय आता था तो केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता कैसे की जाए, ये कश्मीरी नेता जो है हमेशा से ही करते रहे हैं और यही आपको सामने नजर भी आ रहा होगा। जिस तरह से जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है, जी। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती हमेशा ही पाकिस्तान की बोली बोलती रही हैं, तो इसको लेकर कई बार उनके खिलाफ प्रदर्शन भी होते रहे हैं। जी। तो यही चीज है कि जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाकर ये लोग अपनी अपनी राजनीतिक राजनीतिक रोटियां जो है रोटियां वो सेक सेकना रहे हैं। चाह रहे हैं। जी रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़बोले बोल बोलना शुरू कर दिया है दोनों ही नेता ने, जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें। लगता है ऐसे में तो इनको नजरबंद रहना ही शायद इनके लिए अच्छा था। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में एक और पीआईएल दाखिल हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस केस को लेकर के जांच में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यानी कि पुलिसकर्मियों की जो कार्यशैली थी उसके ऊपर पहले भी सवाल उठे थे और अब इस पीआईएल के तहत जांच की मांग की गई है। पुलिस जो कर्मी थे उनके ऊपर हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। जांच में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है इस पीआईएल में, और साथ ही साथ अस्पताल कर्मचारियों, प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो बेहद अहम सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़िता के शव को रात में ही जला दिया गया था। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल इसलिए दाखिल हुई है। और आपको बता दें, जब शव को जलाया गया उसके साथ ही काफी हद तक सारे सबूत भी मिट गए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। ईडी हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के संदिग्ध 4 सदस्यों से बुधवार को पूछताछ कर सकता है। इन चारों लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर मेन टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मसूद अहमद, पीएचडी करने वाले अतिकुर रहमान और उनका ड्राइवर मोहम्मद असलम शामिल हैं। ये सभी लोग हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ईडी को संदिग्ध सदस्यों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। ईडी ने मथुरा कोर्ट से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि उसने इन सभी आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, संदिग्ध सामग्री बरामद की है। तो इन लोगों के ऊपर शक था और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी को यह अधिकार दिया जा चुका है कि आप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर यह आरोप है कि ये पीड़ित परिवार को बरगला रहे हैं, उनके कान भर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यूपी सरकार की कार्यशैली को देखते हुए शासन ने जो अधिकार दिए, साथ ही साथ जो निर्देश दिए, उसके बाद से अब इन सभी चीजों पे रोक लगेगी। अभी कुछ दिन पहले भी एक संदिग्ध महिला पीड़ित परिवार के साथ लंबे समय से रह रही थी, लेकिन जब परिवार के आसपास और उनके घर के इलाके के और आसपास के परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, तो धीरे धीरे वो महिला एक गायब हो गई वहां से। उसके बाद उस महिला की कोई अता पता नहीं है और ये बताया जा रहा है कि महिला पीड़ित परिवार को गाइड करती थी कि कैसे क्या बयान मीडिया को देना है। उसके बाद से जब महिला की छानबीन की गई तो वो चुपचाप रफू चक्कर हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत लखनऊ से जुड़ गए हैं। पुनीत,
ये जो अब 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पुलिस को इनसे अभी तक कुछ जानकारी निकाल पाई है पुलिस इनसे? देखिए, जो 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं ये युवा के बताए जा रहे हैं और इनको मांट टोल से पकड़ा गया था 5 अक्टूबर को। हाथरस जाते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि कल मथुरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ईडी को परमिशन दे दी है। ईडी अब इनसे पूछताछ कर सकेगी कि आखिर इनके पास जो पैसा आया है वो कहां से आया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समय सीमा भी नहीं दी है, कोई समय सीमा नहीं निर्धारण करी है। अब इनसे पूछताछ शुरू होगी। जिस तरीके से इन्होंने बताया है और जिन जिन लोगों को इंडिकेट किया है उनको भी पुलिस ने उठाया है और काफी लोगों के अकाउंट में विदेशों से ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब लगातार उनसे पूछताछ जारी है। जब ये गिरफ्तार किए गए थे तो इनके पास में कुछ सामाजिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री भी बरामद हुई थी। पुलिस नेटवर्क तलाश रही है कि आखिर इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जिनका भी ये नाम ले रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ईडी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हो जाता है कि किन खातों से पैसे भारत भेजे गए, क्योंकि करोड़ों की बताया जाता है कि करोड़ों रुपए भेजे गए हैं और पीड़ित परिवार तक पहुंचाने को कहा गया था। और उसके बाद तमाम चीजें सामने आई, तमाम अटकलें लग रहे थे। पीड़ित परिवार को बयान बदलने के लिए कहा गया। फिर एक महिला भी वहां पर मौजूद थी जो पीड़ित परिवार को समझाती थी कि ये बयान दो मीडिया में जाकर के। ये तमाम चीजें, क्या उन खातों का पता चल पाया कि कहाँ से पैसा आया, किसके खाते में जाना था, ये कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए, अभी ईडी ने इस केस को हैंडओवर किया है क्योंकि बिना सीजीएम की परमिशन के इसको हैंडओवर नहीं कर सकती थी। मथुरा के जो सीजीएम हैं उन्होंने ईडी को परमिशन दे दी है। आज से ईडी पूछताछ करेगी। इनके भी खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन है। इसके अलावा भी जो जिनका इन्होंने नाम लिया है उनके खातों में भी विदेशों से पैसा आया है। आज से इनकी इससे पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद ईडी छापेमारी करके उन लोगों को भी गिरफ्तार करेगी जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल रहे हैं। जी, इन 4 लोगों का बता रहे हैं कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा कुछ संदिग्ध और इनकी हरकतों को या कुछ सामग्रियां भी जो इनके पास से पाई गई थी, संदिग्ध सामग्री थी, उससे कुछ खुलासा हो पाया, कोई क्लू, कोई लिंक मिल पाया हो ईडी को? देखिए, यूपी पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया था इनके पास में सामाजिक उन्माद फैलाने वाली जो सामग्रियां थी वो भी बरामद हुई थी। पूरा प्लान था इनका, ये हाथरस जा रहे थे, वहां दंगा भड़काने की पूरी इनकी साजिश थी। उसके बाद इन लोगों ने जिन जिन का नाम बताया पुलिस ने उनको भी उठाया। कुछ लोग हाथरस में पहले से ही भीड़ के रूप में मौजूद थे और एक पूरी सीधे तौर पर प्लान रचा गया था कि आज हाथरस में किसी न किसी तरह का बवाल करना है। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते इनको यमुना एक्सप्रेस वे पे मान टोल प्लाजा पे पकड़ लिया गया था। पीएफआई के 4 सदस्य हैं। ईडी ने अब इस केस को टेक ओवर किया है। ईडी इनसे जो इनके खातों में पैसे आए हैं उनकी पूछताछ करेगी। यूपी पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि 50 करोड़ मलेशिया से और लगभग 15 करोड़ सऊदी अरब से जैसी अन्य कंट्रियों से आए हैं और अब ईडी इनसे पूछताछ आगे की करेगी। जी पुनीत, उस महिला का कुछ पता चल पाया है जो एक संदिग्ध महिला कुछ दिन पहले, उसकी भी तस्वीर सामने आई थी कि जब पुलिस ने सीसीटीवी लगाने शुरू किए, वहां पर पुलिस ने सर्वेलेंस करना शुरू किया तो वो एकाएक गायब हो गई। उसके बारे में कुछ अभी जानकारी मिल पाई है? देखिए, वो महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई थी और वहां पर डॉक्टर हैं। उसके बाद पुलिस ने आरोप लगाया था कि महिला भड़का रही है, पुलिस का ऐसा कहना है। लेकिन महिला सामने आई थी, मीडिया के सामने उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान भी दिया है कि वो पीड़ित परिवार की मदद के लिए गई थी। वो कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी जात और बिरादरी का मामला है, इसके चलते कहीं ना कहीं वो वहां पर गई थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। लेकिन कोई ऐसा ना तो परिवार को बरगलाने का काम किया, ना ही मीडिया में कोई ऐसा भाषण दिया है जिससे कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो। जी, जानकारी के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से ज्यादा जानकारी देते हुए। आपको बता दें ये पूरा मसला अब हाथरस का जो तथाकथित रेप केस है उसके बाद उसमें अलग अलग एंगल निकल करके सामने आए हैं। पैसे का लेन देन, भड़काने को, पीड़ित परिवार को भड़काने का आरोप, जातिगत दंगे कराने का आरोप, ये तमाम तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात भी सामने रखी थी कि एक वेबसाइट रातों रात बनाई गई जिसमें दंगा भड़काया जाए और उसके बाद कैसे बचा जाए, क्या कुछ किया जाए, इसकी सारी बातें स्पष्ट उसमें की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको हम उत्तर प्रदेश के हाथरस के जो रेप कांड हुआ था उससे जुड़ी हुई दे रहे थे। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से। गोंडा में 3 बहनों पर एसिड फेंकने के मामले में आरोपी आशीष और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि एसिड कांड के मामले में छानबीन की जा रही थी। इस मामले में गाँव के ही आशीष का नाम सामने आया था। पुलिस और स्वाट टीम को आशीष की तलाश में लगाया गया था। मंगलवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि आशीष बाइक से कर्नलगंज के रास्ते हुजूरपुर मार्ग से होते हुए निकल रहा है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। सोनवार गांव के पास पुलिस और आशीष आमने सामने आ गए, जहां पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, जिस पर आशीष ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आशीष के दाहिने पैर में लगी। वो बाइक समेत गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस आरोपी को CHC में भर्ती पुलिस ने उसे करा दिया है। आज एक परसपुर में अभियोग लिखा गया है, जिसमें 3 बच्चियों को रात में एसिड उनके चेहरों पर डाल दिया था और उसमें एक आशीष और छोटू उसी गांव का है और उसका नाम बच्चियों ने बताया और जांच में आया था। उसी की तलाश में पुलिस यहाँ थी और वो अभियुक्त भागने की कोशिश में था और जब यहाँ पर उसकी बाइक फिसल गई तो उसने उतर के तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें से अभियुक्त को फायर आर्म से इंजरी आई और उसको अस्पताल भेजा गया है। और ये और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज गिरफ्तारी हो गई, मुठभेड़ हुई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करे, हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती है आरोपी। जी बताइए संजय, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस ने अपनी पूरी तत्परता दिखाई। लड़की को अज्ञात युवक ने जो है पहले निकल के आ रहा था कि कुछ अज्ञात युवक ने जो है लड़की के ऊपर एसिड फेंक दी, लेकिन जब लड़की से बात की गई, छोटी लड़की से बात की गई जिसकी उम्र 7 वर्ष है, तो निकल के आया कि जो है उसकी जो है बड़ी बहन को आशीष नाम का युवक जो है उसको परेशान करता था, फोन से भी और वैसे भी रोक करके परेशान करता था। जब ये सारी कुछ जानकारियां निकल के आई तो पुलिस अपनी पूरी तत्परता दिखाते हुए
हुजूरपुर मार्ग पे जो है आशीष नाम के युवक से मुठभेड़ हुआ। वो मुठभेड़ में जो है आशीष को जो है गोली लगी है और उसके बाद पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए उसको जो है जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और जिसमें उसका इलाज चल रहा है। जी, जिस तरह से संजय आप बता रहे हैं कि जो पीड़ित बहनें थी उसमें सबसे छोटी बहन ने शायद इसके बारे में बताया है। कल तक स्थिति साफ नहीं थी संजय। गौरतलब बात यह है कि कल भी वो बहनें साथ में थी, लेकिन कल तक स्थिति साफ नहीं थी कि कौन आरोपी है। कल तक बातें ये सामने आ रही थी क्योंकि रात का समय था, एकाएक सोते वक्त उन पर हमला किया गया, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा पा रहा है। तो क्या अब ये तय है कि यही व्यक्ति जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया है यही व्यक्ति आरोपी है, या फिर ये एक खाना पूर्ति करने के लिए पूरी बात रखी गई है? जी, अभी पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है यही है या फिर, क्योंकि पहले जो है जब लड़की के पिता से बातचीत की गई तो लड़की ने पिता ने कहा कि हमें जो लड़की के पिता को किसी के बारे में नॉलेज नहीं था, इस वजह से उन्होंने जो है अज्ञात व्यक्ति के नाम से तहरीर दी और उस पर जो है पुलिस ने FIR दर्ज करके जो उस पर तफ्तीश करने, उसके बाद पुलिस ने जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से जो है उसके लड़की से जब बात किया, छोटी लड़की से, तो छोटी लड़की ने बताया कि जो आशीष नाम का युवक हमारे बड़ी दीदी को जो है परेशान करता था। उसी पे तफ्तीश जारी करते हुए पुलिस ने सगबिहेव पे जो है उसको मुठभेड़ में। ये बताइए, बड़ी बहन के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी बहन को परेशान करता था, उसकी हालत शायद सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही। क्या वो ठीक है इस वक्त अपना बयान देने के लिए? क्या पुलिस ने उससे पूछताछ करके इस बात को कंफर्म किया है कि उसके साथ ऐसी कोई हरकत होती थी कि नहीं? उसकी हालत कैसी, सबसे पहले तो ये बताइए। उसकी हालत अभी जो है नाजुक बताई जा रही है। अभी उसकी हालत फिलहाल जो है बयान देने के हाल में नहीं है। हालांकि जो है छोटी बहन और बीच वाली बहन, इनकी दोनों की हालत ठीक है, खतरे से बाहर है जी। और तो इन दोनों बहनों ने पुष्टि करी है। छोटी बहन ने ये बात साफ की है कि उसकी बड़ी बहन को एक लड़का परेशान करता था और हो सकता है कि यही वो व्यक्ति रहा हो जिसने उन लोगों के ऊपर अटैक किया हो। जी ठीक है संजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। गोंडा में सोते वक्त 3 बहनों के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया था। रुक करेंगे अगली खबर का। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 लोगों की मौत तो बादलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई है। सड़कों पर जल भराव है और कुछ निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बारिश ने राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल खोल करके रख दी है। भारी बारिश से हैदराबाद का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अट्टापुर मेन रोड, मुशीराबाद टोली चौकी क्षेत्र और दम्मीगुड़ा समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोग घरों में कैद हैं। यातायात सेवा भी ठप हो गई है। निचले इलाकों में घरों के अंदर तक पानी भर गया है। SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं हैदराबाद समेत अन्य शहरों में बारिश के बाद हालात पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश भी दे दिया गया है। हैदराबाद सीट से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोहम्मदिया हिल्स में लोगों की मौत दीवार के ढहने से हुई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। ओवैसी ने कहा कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद शाहबाद में फंसे बस यात्रियों को लिफ्ट दी गई। बता दें कि एक अन्य घटना में हैदराबाद के इब्राहिम पट्टी में स्थित एक पुराने मकान के छत के ढहने के कारण 40 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय उनकी बेटी की मौत हो गई है। वहीं तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार मंगलवार से ही बारिश हो रही है। इस कारण शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया है। और बता दें, लोगों का जीना वहां पर मुहाल हो गया। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। ऐसे में यातायात भी बाधित हो गया है। तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त हैदराबाद में लोगों को। जल प्रलय हैदराबाद में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आपको बने रहना है ANB न्यूज के साथ।